वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मॉस। तो बेसिकली आज हमारा ये बिल्कुल फर्स्ट कह सकते हैं लेक्चर है जो हम लोगों ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था, जो सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आई होप सो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देख लिया होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑल्सो। तो लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था वो इंट्रोडक्शन था। इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में नहीं देखा था चीज़ों को, हम लोगों ने रफली कह सकते हैं कि हम लोगों ने बस देखा कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, इस सब्जेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ हम लोगों ने बेसिकली देखा था। उसके बाद बेसिकली हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई ये सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है। एज आपको यहाँ पे क्लियरली जैसे कि विजिबल हो रहा होगा, जो टॉपिक हमारा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसका ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, हमारा पहला टॉपिक था सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन। तो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर होगा, इसमें हम बेसिकली स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस एक अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म्स होता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस को समझना एक बड़ा ही समझ सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नाम में ही लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर आप जनरली आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेन। ठीक है, और इस टॉपिक को अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो यूजुअली इस टॉपिक को आप सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के नाम से इस सब्जेक्ट को आप जानते हैं, दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बेसिकली हम लोग ये देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कहते किसको हैं। ठीक है, स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। इस लेक्चर को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे मैं इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से आपको बता दूं और एकदम से आप लंबा लेक्चर कर दूं, आपको बहुत बोरिंग सा लगने लगेगा। तो मैं धीरे धीरे लेक्चर को आगे के, तो मतलब कह सकते हैं कि मतलब ड्यूरेशंस बढ़ाता जाऊंगा। अभी इंटरेस्टिंग लेक्चर चलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पेशेंस के साथ बस आपको सुनना है। जहां पे भी आपको लग रहा है कि हमको यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आया है, यू आर फ्री टू आस्क, आप बिंदास पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे ये चीज को वापस से बता दीजिए, हमको ये चीज समझ में नहीं आया है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको प्रैक्टिकली रिलेट करके बताने का, राइट। तो अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहां देखते हैं व्हाट इज दिस स्ट्रेस। यहां पे एक बड़ा अच्छा सा फिगर आपको दिख रहा होगा स्ट्रेस का। स्ट्रेस यूजुअली आप देखते हैं कॉमन लाइफ में भी आपको स्ट्रेस सुनते होंगे, बहुत काम का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है। ये तो स्ट्रेस वर्ड जो है बेसिकली बड़ा कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, तो अक्सर आपको देखने को मिलता है भाई हमको काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, उसका स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस और ये स्ट्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको रिलेट करना, मतलब मैं रफली आपको बताना चाह रहा हूं, वो जो स्ट्रेस आप देखते हैं, जो आपके डेली लाइफ में जो स्ट्रेस आ रहा होता है, और यहां जो हम लोग स्ट्रेस पढ़ने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां पे हम लोग समझेंगे व्हाट इज दिस स्ट्रेस। भाई साहब, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कहने का मतलब क्या होता है, और स्ट्रेस कितने तरह का होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस को समझेंगे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से। स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, देखिए स्ट्रेस कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी दे दी गई है, ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे अगर हम मान के चलिए कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये बॉडी है जिसमें हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है। ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो फोर्स है ये किस नेचर का है, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये पुल नेचर का है, इसको हम लोग खींच रहे हैं। हो सकता है कोई बॉडी हमारे पास दे दे इस टाइप से, जिसपे हम लोग फोर्स कैसा अप्लाई कर सकते हैं, कंप्रेसिव अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा कोई भी जो बॉडी होगा जिसपे या तो हम पुलिंग नेचर का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम पुशिंग नेचर का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे मैं थोड़ा सा अब मैं मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में। ठीक है, ताकि उसके बाद हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जैसे कहने का मतलब ये है, जो हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमारा जो भी लोड्स हमको दिया जाएगा ना, वो सारा का सारा लोड होगा, जो लोड होगा वो एक्सियल लोड होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, बच्चे जो होंगे वो कंफ्यूज होंगे, सर ये एक्सियल लोड क्या होता है। जब आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए बैठेंगे ना, तो वहां देखेंगे लिखा होगा एक्सियल लोड ऑफ दिस इंटेंसिटी इज एक्टिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि बच्चे कंफ्यूज होंगे, भाई ये एक्सियल लोडिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमको बताया नहीं आपने। तो एक काम करते हैं, इस स्ट्रेस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चीजों को समझते हैं और जानते हैं व्हाट इज दिस टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो आप चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं अपने कॉपी में, और हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है,
ठीक है, टाइप्स ऑफ लोडिंग मतलब कहने का है कि कोई बॉडी अगर हमारे पास दे दी गई हो तो उस बॉडी पे अगर हम लोड अप्लाई करते हैं तो वो जो मेरा पर्टिकुलर लोड एक्ट करेगा वो किस किस टाइप से एक्ट करेगा, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बोलता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप लोड अप्लाई करते हैं तो दो तरीके से उसके ऊपर लोड एक्ट करेगा। सबसे पहला टाइप ऑफ लोडिंग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लोडिंग। क्या कहते हैं उसको? एक्सियल लोडिंग। और जो दूसरा टाइप ऑफ लोड किसी बॉडी पे एक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग। अब भाई साहब ये दोनों टाइप ऑफ लोडिंग क्या है? एक्सियल लोडिंग एज वेल एज ट्रांसवर्स लोडिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा एक्सियल लोडिंग और ट्रांसवर्स लोडिंग किसको कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो आप देख लेंगे, बहुत सिंपल है दोनों का मतलब। अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस एक्सियल लोडिंग, राइट। सबसे पहले अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस एक्सियल लोडिंग। ये एक्सियल लोडिंग भाई साहब क्या बला का नाम है? देखिए, एक्सियल लोडिंग सिंपल सा कहने का मतलब होता है जो लोड एक्सिस के अलोंग लग रहा हो, इसको हम लोग कहेंगे एक्सियल लोडिंग एज ए नेम सजेस्ट। मतलब जैसे सिंपली कहने का है अगर ये कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल बॉडी दे दी गई है, इस बॉडी का फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ लेंथ दिया हुआ है L, राइट। अगर इस बॉडी पे हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, जैसे ये कोई बॉडी, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स, जैसे अभी हमने किस टाइप का फोर्स अप्लाई किया है, पुलिंग नेचर का फोर्स हमने अप्लाई किया है। तो अगर हम इसके ऊपर कोई वैसा फोर्स एक्ट करा रहे हैं जो फोर्स इसके लेंथ के अलोंग लग रहा है, ये फोर्स कैसा लग रहा है, इस लेंथ के बिल्कुल पैरेलल में एक्ट कर रहा है, वैसा फोर्स जो किसी बॉडी के बिल्कुल लेंथ के पैरेलल या लेंथ के अलोंग अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो इस टाइप ऑफ लोडिंग को कहा जाता है क्या? एक्सियल लोडिंग। ठीक है, कि वैसा लोड अगर कोई बॉडी हमारे पास दे दी गई हो, अगर उस पर्टिकुलर बॉडी के लेंथ के अलोंग या कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइप ऑफ लोडिंग को कहेंगे क्या? एक्सियल लोडिंग। अब एक्सियल लोडिंग कितने टाइप से कितने तरह का होगा फाइनली? तो एक्सियल लोडिंग जो होगा बेसिकली वो हम लोग दो टाइप का लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल लोडिंग। टेंसाइल लोडिंग, ठीक है। और जो दूसरा टाइप ऑफ लोडिंग हमारे पास होता है वो होता है कंप्रेसिव लोडिंग। ठीक है, अब ये टेंसाइल लोडिंग और कंप्रेसिव लोडिंग बेसिकली क्या है तो आपको पता होगा। टेंसाइल लोडिंग कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि जो लोड पुलिंग नेचर का एक्ट कर रहा हो, किसी बॉडी को अगर हम खींच रहे हैं उस टाइप के लोडिंग को कहेंगे, वो लोडिंग कैसा होगा? टेंसाइल लोडिंग होगा। कंप्रेसिव लोडिंग कहने का मतलब होगा कि अगर कोई बॉडी हमारे पास दे दी गई हो, उसके ऊपर अगर हम किसी तरह का कंप्रेसिव लोड अगर एक्ट करा रहे हैं, उसको हम क्या करा रहे हैं? कंप्रेस करा रहे हैं, तो वैसे टाइप ऑफ लोडिंग को कहेंगे क्या? कंप्रेसिव लोडिंग, राइट। तो एक्सियल लोडिंग क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो मतलब कहने का इन शॉर्ट मेरा मतलब यह है कि जो हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, मतलब जो टॉपिक हम लोग पहला स्टडी करेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसके बाद जो मैंने अपने सिलेबस में आपको बताया था इलास्टिक कांस्टेंट, ये जो दोनों टॉपिक होगा, इस दोनों टॉपिक में जो हम लोग को लोडिंग दी जाएगी वो लोडिंग कैसी होगी? वो आपको हर जगह पे जो लोड देखने को मिलेगा वो सारा का सारा एक्सियल लोड मिलेगा, राइट। और एक्सियल लोड जो आपको देखने को मिलेगा या तो वो टेंसाइल नेचर का भी होगा या तो वो हमारा कंप्रेसिव नेचर का भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए मुझे ये बताना जरूरी था कि एक्सियल लोडिंग हम लोग किसको कहते हैं। नाउ वी विल सी कि ट्रांसवर्स लोडिंग फिर किसको कहेंगे। ठीक है, तो भाई एक्सियल लोडिंग तो समझ में आ गया, अब समझते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग किसको कहते हैं। क्या चीज? ट्रांसवर्स लोडिंग। ये ट्रांसवर्स लोडिंग किस बला का नाम है? देखिए, तो सिंपली अगर हम समझें तो एक्सियल लोडिंग में आपने लोड किसके अलोंग लगाया? लेंथ के अलोंग लगा रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर आप लोड लगा रहे थे तो उस टाइप ऑफ लोडिंग को आपने क्या बोला? ट्रांसवर्स लोडिंग, सॉरी एक्सियल लोडिंग। अब ट्रांसवर्स लोडिंग फिर किस चीज का नाम है? देखिए, ट्रांसवर्स लोडिंग में कहा जाता है कि वैसा लोड अगर किसी बॉडी पे आपने लोड अप्लाई किया हो और वो जो पर्टिकुलर लोड आपने अप्लाई किया अगर वो एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा हो, एक एक्सिस के अलोंग की बात कर रहा था और एक में आप एक्सिस के परपेंडिकुलर होने की बात कह रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी अगर आपके पास दे दी गई है, इस बॉडी का मान के चलिए ये लेंथ कुछ L है, अगर आप कोई लोड अगर अप्लाई कर रहे हैं इस लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे हो सकता है इस पे कुछ इस टाइप से आपने लोड दिखाया, टॉप से लोड हमारा कुछ लग रहा हो इस टाइप से, तो ये कैसा लग रहा है? ये जो लोड्स लग रहा है ये लोड कैसा लग रहा है? लेंथ के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस टाइप ऑफ लोडिंग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स लोडिंग, राइट।
इस टाइप के लोडिंग को आप क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लोडिंग कहते हैं। तो आई जस्ट होप सो कि एक्सियल लोडिंग और ट्रांसवर्स लोडिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक में हम लोड की बात कर रहे होते हैं एक्सिस के अलोंग, और एक में हम लोग बात कर रहे होते हैं एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा सिंपली आ जाएगा किसमें, ट्रांसवर्स लोडिंग के केस में, और अगर हम एक्सिस के अलोंग की बात करेंगे तो वो आ जाएगा एक्सियल लोडिंग के केस में। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, भाई साहब ये जो ट्रांसवर्स लोड है, इस ट्रांसवर्स लोड का एप्लीकेशन कहां है, कहां देखने को मिलेगा इस टाइप का लोड हम लोग को। तो यूजुअली आपको मैं बताऊं तो जैसे ही हम लोग अपना जो बेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला दो जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसके बाद फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन करके भी हमारा टॉपिक्स आएगा। उन सारे जगह पे हम लोग जो लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे वो सारा का सारा लोडिंग वहां कैसा मिलेगा, ट्रांसवर्स मिलेगा। उसके बाद जब और हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे तो कोई मेंबर हमको दे देगा, कोई बॉडी दे देगा जिसपे हमारा कैसा लग रहा होगा, एक्सियल लोडिंग भी लग रहा होगा, एज वेल एज हमारा कौन सा लोडिंग एक्ट कर रहा होगा, हमारा ट्रांसवर्स भी एक्ट कर रहा होगा। मतलब अभी तक हम साइमल्टेनियसली अलग अलग टाइप ऑफ लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, पहला कुछ 3-4 टॉपिक तक। उसके बाद हम लोग जो है साइमल्टेनियस दोनों टॉपिक मतलब साइमल्टेनियसली देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मेंबर होगा, कोई बॉडी होगा, जिसपे क्या देखेंगे कि हमारा ट्रांसवर्स भी लग रहा है और एक्सियल भी लग रहा है, और उसको हम लोग को एनालाइज करने के लिए दिया गया, तो वो अभी नहीं डिस्कशन का पार्ट है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई जस्ट होप सो कि यू हैव एन आइडिया, आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया होगा बेसिकली कि ये टॉपिक हमारा क्या है, और इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं, इस टॉपिक में किस टाइप का लोड्स हम लोग को मिलने जा रहा है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बेसिकली जो हम जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका नाम था स्ट्रेस। ठीक है, व्हाट इज दिस स्ट्रेस? भाई साहब स्ट्रेस कहने का मतलब होता क्या है, राइट? देखिए, स्ट्रेस कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी दे दी गई है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है, उस बॉडी पे अगर हम किसी अमाउंट का लोड अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। जैसा कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, आपने मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिस भी सेमेस्टर में, आई होप सो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया गया होगा टाइप्स ऑफ बॉडी के बारे में। अगर आपको याद होगा तो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बॉडी के बारे में, ठीक है। उससे आप समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा ये स्ट्रेस कहने का मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैकेनिक्स का ही एडवांस वर्जन है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो इसलिए मैकेनिक्स का पार्ट्स का इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैकेनिक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट मैं कोशिश करूंगा जितना मैकेनिक्स का पार्ट है, जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको मैं कवर कर दूं, इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना। बट फिर भी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना मैकेनिक्स को एक बार नोट्स को एक बार देख लेंगे, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपको एकदम से नया ना लगे आपको। तो टाइप्स ऑफ बॉडी के बारे में आपने बेसिकली मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान में होगा तो। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो बॉडी था वो दो तरह का था, अगर आपको ध्यान में होगा तो। एक बॉडी थी हमारे पास रिजिड बॉडी, ठीक है, और एक बॉडी जो हमारे पास थी वो थी डिफॉर्मेबल बॉडी। ये दो तरह के बॉडी के बारे में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडीज। कोई भी जो आप यूनिवर्स में कोई भी बॉडी देखते हैं वो दो तरह की देखने को मिलती है, या तो वो रिजिड होती है या तो वो डिफॉर्मेबल होती है। अब जैसा कि आपको पता है, अगर मैं रिजिड बॉडी की पर्टिकुलरली बात करूं कि रिजिड बॉडी का डेफिनेशन जो आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो ये पढ़ा होगा कि रिजिड बॉडी हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ बॉडी को कि जिस बॉडी के ऊपर अगर हम किसी अमाउंट का लोड अप्लाई करें तो वो बॉडी में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन वगैरह क्रिएट नहीं हो, या कह सकते हैं कि बॉडी विच वाइल अप्लाइंग अ लोड, जब उस पर हम किसी तरह का लोड अप्लाई करेंगे तो बॉडी हमारा टूट जाए या फिर उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाए। मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास जैसे ये कोई अगर बॉडी दी गई है, अगर इस बॉडी पे हम किसी भी तरह का कुछ भी लोड अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि ये बॉडी में क्या आ जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। हो सकता है परमानेंटली अपने शेप को चेंज कर ले, या हो सकता है ये बॉडी परमानेंटली क्या हो जाए, टूट जाए। तो अगर इस टाइप का बिहेवियर कोई बॉडी शो करता है तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, रिजिड है। अब फिर डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है भाई साहब, ठीक है, तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है? तो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में कि डिफॉर्मेबल बॉडी हमारा होता है
कि वैसी टाइप ऑफ बॉडी कि अगर ये हमारे पास कोई बॉडी फॉर एग्जांपल दी हुई है, इस पे अगर हम किसी भी अमाउंट का कुछ भी लोड अगर अप्लाई करते हैं, चाहे आप इसको खींचते हैं, चाहे आप इसको कंप्रेस करते हैं, कोई भी अगर इस टाइप का कोई मैकेनिज्म अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये बॉडी अपना शेप को चेंज करेगा। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या होगा, अच्छे से समझिएगा, वैसी बॉडी जिस पे अगर हम कोई लोड अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या होगा, अपने शेप को चेंज करेगा। और जैसे ही लोड को हम रिमूव करेंगे, बॉडी कोशिश करेगा अपने शेप को वापस से रीगेन कर लें। जैसे बॉडी पे हमने लोड अप्लाई किया तो बॉडी हो सकता है बॉडी में कुछ अमाउंट का इलोंगेशन वगैरह क्रिएट हुआ होगा, स्ट्रेचिंग आया होगा, या हो सकता है कंप्रेशन आया होगा। और जैसे ही हम लोड को रिमूव करेंगे, बॉडी चाहेगा वापस से अपने पोजीशन में आ जाए, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है अपने पोजीशन में ना भी आ पाए, मतलब लेकिन फिर भी बॉडी कोशिश तो करेगा अपने शेप में आने का। तो वैसे बॉडी को हम लोग कहते हैं क्या, डिफॉर्मेबल बॉडी। और आपको बताया गया होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर कि हमारा जितनी भी बॉडीज आपको देखने को मिलती है, सारी की सारी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, वो डिफॉर्मेबल होती है। रिजिड बॉडी का हमारा जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखने को कहीं नहीं मिलता है। रिजिड बॉडी एक आर्बिट्री बॉडी है, एक इमेजिनरी पार्ट है। हम लोग रिजिड बॉडी इसलिए कंसीडर कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में खास करके जितनी भी बॉडीज आपको मिली होगी, सारी की सारी देखिएगा रिजिड बॉडी मिली होगी। इसका ऐसा करने के पीछे रीजन सिर्फ ये और ये रहा कि आपका जो कैलकुलेशन था, रिजिड बॉडी अगर आप अज्यूम करके चलते हैं तो आपका कैलकुलेशन जो है, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बॉडी दे दे और बोले कि ये बॉडी रिजिड है, इस बॉडी को आप एनालाइज कीजिए, तो इससे फायदा क्या होगा, उसका जब उसको आपने रिजिड मान लिया तो उससे आपका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल हो जाएगा और आप बड़े आसानी के मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप जो है कैलकुलेशन कर सकेंगे और उस बॉडी को एनालाइज कर सकेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आपको बॉडी डिफॉर्मेबल हो जाएगी तो उस केस में थोड़ा सा आपको जो एनालाइज करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होता बेसिकली क्या है कि पहले आपको रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है, एक रिजिड बॉडी को कैसे एनालाइज किया जाता है उसके बारे में आपको बताया जाता है, एक ओवरव्यू आपको दिया गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। जब आपको एक रिजिड बॉडी को एनालाइज करना आ गया तो तब धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाया गया। उसके बाद आप जैसे ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स वगैरह में गए या नेक्स्ट ईयर में आप गए, फिर आपको सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ाया गया, तो वहां आपको क्या कर दिया गया, कंप्लीटली रिजिड बॉडी से डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर आपको स्विच कर दिया गया। और अब आपको, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी बॉडीज आपको देखने को मिलेगी वो सारी की सारी बॉडी क्या होगी, डिफॉर्मेबल होगी। इसलिए हमारा डिफॉर्मेबल का कॉन्सेप्ट हमारे पास होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिना उस कॉन्सेप्ट के हम आगे नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए बोला जाए इन शॉर्ट कि रिजिड बॉडी का जो एप्लीकेशन जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वहीं पे खत्म हो चुका है। अब उसका आगे हम लोग को एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, अब यहां से जो हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ है, अब ये हमेशा हमको यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट कोई भी जो बॉडी हम लोग को दी जाएगी वो डिफॉर्मेबल होगी रादर देन रिजिड होगी। तो बॉडी के बारे में आपको डिस्कशन हो गया, आई गेस आपको पता होगा। इतना इतना बोलने का पर्पस मेरा ये है क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इनको डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी के बीच का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, इसलिए बताना जरूरी था। क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, स्ट्रेस आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए आपको स्ट्रेस कितना, मुश्किल से 2 सेकंड में आपको स्ट्रेस समझ में आ जाएगा। स्ट्रेस किसको कहते हैं, स्ट्रेस क्या बला है, राइट। तो स्ट्रेस के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस हमारा क्या है। स्ट्रेस के बारे में बेसिक डिस्कशन था हमारा, जो हमारा लेक्चर कहीं और स्विच कर गया। चलिए अब हम बात कर रहे थे सिंपली स्ट्रेस के बारे में कि भाई साहब व्हाट इज दिस स्ट्रेस इज ऑल अबाउट। देखिए स्ट्रेस सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए ये हमारे पास कोई बॉडी दे दी गई है, इस बॉडी के ऊपर हम कोई भी लोड अप्लाई करते हैं, चाहे इस पे हम क्या पुलिंग नेचर का लोड अप्लाई करें, चाहे हो सकता है इस बॉडी के ऊपर हम पुशिंग नेचर का लोड अप्लाई करें, ठीक है। हो सकता है इस बॉडी को हम या तो खींच रहे होंगे या तो इस बॉडी को हो सकता है हम क्या कर रहे होंगे, कंप्रेस कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉडी हमारी कौन सी बॉडी होगी, डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। अब तो समझ में आ रहा है कि ये बॉडी कौन सी है, डिफॉर्मेबल है। तो जब इसके इस पर्टिकुलर, जैसे अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी अगर हमारे पास 2 है, अगर हम पहले बॉडी 1 से एनालाइज करें फिर बॉडी 2 पे हम आते हैं, तो बॉडी 1 को अगर आप देखेंगे तो इस बॉडी पे आप कैसा लोड अप्लाई कर रहे हैं, पुलिंग नेचर का लोड अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इस बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, कुछ अमाउंट से खींच रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब इस बॉडी को आप कुछ अमाउंट से खींचेंगे तो हो सकता है इस बॉडी में कुछ इस टाइप का स्ट्रेचिंग वगैरह क्रिएट हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर हमारा बॉडी है, इस बॉडी में क्या हो सकता है, हमारा कुछ इस अमाउंट का स्ट्रेचिंग वगैरह आ जाए, हो सकता है बॉडी में क्या आ जाए, स्ट्रेचिंग आ जाए।
सिमिलरली अगर इस बॉडी को अगर आप पुल कर रहे हैं तो हो सकता है इस बॉडी में कंप्रेशन आ जाए, हो सकता है बॉडी अपना शेप में कुछ टाइप के चेंजेस कर ले, जो हमने यहाँ पे दूसरे कलर से हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो एक चीज और है, इस टाइप कुछ मैकेनिज्म होगा। तो स्ट्रेस फिर कहने का क्या मतलब है? देखिए स्ट्रेस कहने का सिंपल सा मतलब फिर ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई बॉडी दे दी गई है और अगर उस बॉडी पे हम किसी भी टाइप का लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसके वजह से अगर उस बॉडी में डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, उस बॉडी में क्या क्रिएट हो रहा है? डिफॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है। बॉडी या तो एक्सपैंड कर रही है या तो बॉडी क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। तो इसमें फाइनली क्या हो रहा होगा? डिफॉर्मेशन हो रहा है इस बॉडी के अंदर। तो स्ट्रेस बोलते हैं, ये एक तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस है। व्हाट इज दिस स्ट्रेस? ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज दिस स्ट्रेस? स्ट्रेस इज बेसिकली एन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो किसी भी बॉडी में डेवलप करेगा तब जब उस बॉडी के ऊपर आपने किसी भी तरह का फोर्स लगाया होगा इसको डिफॉर्म कराने के लिए। उसका काम क्या होगा? वो ये काम करेगा कि उस डिफॉर्मेशन को वो अपोज करेगा। मतलब कहने का है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, उस पर अगर आपने कोई फोर्स लगाया, उस वजह से वो बॉडी क्या हुआ होगा? हमारा डिफॉर्म किया होगा, स्ट्रेच हुआ होगा। तो बॉडी ये चाहेगा कि हम नहीं स्ट्रेच हो, हम नहीं डिफॉर्म करें। वो तभी पॉसिबल है ऐसा होना जब आपने उस बॉडी पे लोड लगाया होगा, तो उस लोड को बैलेंस करने के लिए, जो लोड आपने लगाया उस लोड को बैलेंस करने के लिए बॉडी भी अपने तरफ से कुछ इंटरनल फोर्स लगाए, तभी ना वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा, तभी ना वो अपने अपने जो इसका एक्चुअल पोजीशन उस पे रहेगा वो। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। डिफॉर्मेशन मतलब जैसे कहने का मतलब है हमने आपके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर इस पोजीशन में खड़े हैं और हम आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, आप क्या कोशिश करेंगे कि अपने पोजीशन में हम खड़े रहें, यहां से गिरे नहीं या यहां से हम कहीं और फेंका नहीं जाएं। आप तो चाहेंगे भाई हम अगर हम आपके ऊपर कोई धक्का मारते हैं, आपके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, तो मेरा जो फोर्स है वो एक तरह क्या, वो एक्सटर्नल फोर्स है, हम आपको गिराने के लिए फोर्स लगा रहे हैं और आप अपने पोजीशन पे खड़े रहना चाहते हैं। तो आप अपने पोजीशन पे तभी खड़े रह पाइएगा ना तब जब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए आप भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे। तभी जैसे अगर हमने आपको धक्का मारा और आपने क्या किया, आप बिल्कुल अपने पोजीशन पे खड़े हैं, वो तभी पॉसिबल है ना कि जितना फोर्स हमने आपको लगाया गिराने के लिए उतना ही फोर्स आपने लगाया अपने आप इंटरनली। वो फोर्स कहां से आपने लगाया? इंटरनली आपने अप्लाई किया, अपने बॉडी के पावर से वो फोर्स अप्लाई किया आपने, ताकि मेरे फोर्स को बैलेंस कर सके और आप अपने पोजीशन पे क्या रहें, एज इट इज खड़े रहें। तो वही जो इंटरनल फोर्स, वही इंटरनल फोर्स जो आपने अप्लाई किया अपने पोजीशन को रिटेन करने के लिए, अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी क्या चाहेगी? इक्विलिब्रियम में रहना। तो इसलिए अगर आपके पास कोई बॉडी दे दी गई है, अगर उस बॉडी पे अगर आप किसी तरह का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अगर उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बॉडी जो अपने तरफ से एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा ताकि बॉडी के डिफॉर्मेशन को अपोज कर सके, तो उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रेस कहते हैं। तो आई जस्ट होप सो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस कहने का मतलब क्या होता है। इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अब ये एक्ट कैसे करेगा? स्ट्रेस होता क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, अब ये कैसे एक्ट करेगा किसी बॉडी के ऊपर, अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझते हैं। अब समझने के लिए फिर से हम एक फिगर यहां पे ड्रॉ करते हैं और इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि किसी बॉडी में जो मेरा स्ट्रेस है वो कैसे एक्ट करता है। जैसे ये कोई हमने बॉडी ड्रॉ कर दिया, इस बॉडी का फॉर एग्जांपल हमने मान लिया लेंथ कितना है हमारे पास? L है, राइट। इस बॉडी के ऊपर हम मानते हैं कुछ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस टाइप से, कुछ P नेचर का। हो सकता है कि इस बॉडी को हम क्या कर रहे होंगे? पुश करना चाह रहे होंगे, खींचना चाह रहे हैं, पुल करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉडी क्या होगी? डिफॉर्म होना चाहेगी। तो अब बॉडी क्या, अब जो इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप करेगा वो क्या चाहेगा? बॉडी के डिफॉर्मेशन को अपोज करना। तो वो कैसे एक्ट करेगा, जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, वो जो इंटरनल फोर्स इसको हम स्ट्रेस कह रहे हैं, वो किसी बॉडी पे कैसे एक्ट करता है। तो उसको समझने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहां पे एक सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, हम यहां पे क्या करते हैं? एक सेक्शन कट करते हैं।
ठीक है, हमने एक मान के चलिए सेक्शन ले लिया एक्स एक्स नॉर्मल टू दी अप्लाइड लोड, जहां पे हमने लोड अप्लाई किया तो उसके बिल्कुल नॉर्मली हमने एक सेक्शन ले लिया। अब अगर ये जो सेक्शन आपने ड्रॉ किया है, राइट, अब इस सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अगर ये सेक्शन हमारा ड्रॉ होता है इस टाइप से, ठीक है, अगर ये सेक्शन हमारा इस टाइप से ड्रॉ होगा, ठीक है, ये हमने अप्लाई कर रखा था फोर्स, तो स्ट्रेस बेस तो जो मेरा इंटरनल जो फोर्स एक्ट करता है वो कैसे एक्ट करता है इस बॉडी, वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो बोलता क्या है कि अगर हमने आर्बिट्री कोई सेक्शन कट कर दिया, कहीं भी सेक्शन हम कट कर सकते हैं, हमने यहां पे एक सेक्शन कट कर दिया, तो इस कंप्लीट सेक्शन पे हमारा क्या लग रहा होगा, एक अपोजिंग फोर्स जो है वो बेसिकली एक्ट कर रहा होगा। मतलब कहने का है कि इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे जब हमने फोर्स इधर लगाया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, है ना, तभी ना बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वो कैसे एक्ट करेगा किसी बॉडी पे, तो ये जब हमने सेक्शन लिया है एक्स एक्स, तो हमने क्या देखा कि जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रहा होगा पूरे बॉडी पे वो कुछ इस टाइप से एक्ट कर रहा है। वो कैसे एक्ट कर रहा है, इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ये जो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन था, इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन के ऊपर हमारा जो इस टाइप से जो इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इसी इंटरनल फोर्स, यही जो मेरा इंटरनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है पूरे कंप्लीट क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रेस। और स्ट्रेस को हम लोग इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। स्ट्रेस को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, सिग्मा। ठीक है, तो स्ट्रेस कैसे एक्ट कर रहा है किसी बॉडी में, कि जिस बॉडी पे अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, उसके नॉर्मली अगर हमने कोई सेक्शन कट करके देखा तो हमने क्या देखा, जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रहा था वो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन के ऊपर था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो यही जो हमारा फोर्स जो कि कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन के ऊपर, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रेस। ठीक है, तो देयर फॉर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करें तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें स्ट्रेस को, तो मैथमेटिकली स्ट्रेस हमारा कैसे डिफाइंड होगा, मैथमेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया आपको, और मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकली स्ट्रेस बराबर होता है, डेट स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। We can define it as sigma is equals to फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है स्ट्रेस का मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर हमसे मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछता है स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस विल बी डिफाइंड एज के फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पे ये जो फोर्स लिया गया है, ये याद रखिएगा, ये इंटरनल फोर्स है ना कि एक्सटर्नल फोर्स। और ये कैसे इंटरनल फोर्स ऐड कर रहा है कि जो भी हम लोग क्रॉस सेक्शन लिए हैं उस क्रॉस सेक्शन पे कंप्लीटली वो क्या है, यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उस टाइप ऑफ, तो वो जो कोई फोर्स जो किसी सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली क्या, स्ट्रेस कहते हैं। तो आई जस्ट होप सो कि स्ट्रेस क्या है आपको एक आइडिया हो गया होगा, और स्ट्रेस में आपको समझने में कुछ ऐसा टाइप का दिक्कत नहीं आया होगा। एक फिगर है मेरे पास, मैं आपको फिगर के थ्रू यहां पे समझाता हूं। आई जस्ट होप सो कि फिगर यहीं पे हो, ठीक है। लेट मी सी द फिगर where it is, yeah, this figure, it's a very important figure actually, है ना। so let me show you this figure। इससे बहुत सारा जो अंडरस्टैंडिंग है आपको आई जस्ट होप सो कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक फिगर है, इसको ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। इस फिगर से थोड़ा सा आई जस्ट होप सो कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा ये फोटो, ठीक है। अब इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई बॉडी हमारे पास दी हुई, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी ली थी, उस पर हमने कुछ पुलिंग नेचर का यहाँ से भी फोर्स अप्लाई किया, और यहाँ से भी हमने क्या लेगा, पुलिंग नेचर का कुछ फोर्स हमने अप्लाई किया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेक्शन कट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेक्शन कट किया नॉर्मल टू दिस सेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अभी हम इसके सेक्शन के इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स हमारा कैसे लग रहा है, इस नेचर में लग रहा है, इस
कूलिंग नेचर का लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी डिफॉर्म होना चाहेगी, इस लोड की वजह से बॉडी क्या इधर इस टाइप डिफॉर्म होना चाहेगी, और बॉडी क्या चाहेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करना, अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या करना रिटेन करना। तो तभी पॉसिबल है ना कि इस फोर्स को, इस पर्टिकुलर फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक क्रॉस सेक्शन, अगर मैं रैंडमली क्रॉस सेक्शन अगर मैंने यहां पे लिया है तो इस टाइप से हमारा कोई फोर्स है जो वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे एक्ट करेगा। तो यही जो हमारा ये जितना भी इंटरनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और इसका काम यह है कि इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस विल बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो हम ये जो P, जिससे हम जो P से इंडिकेट किए हैं, ये जो पर्टिकुलर P है ये हमारा इंटरनल फोर्स है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स लेते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग P की वैल्यू वही लेंगे जो यहां पे P की वैल्यू होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब उस पे जितना एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही इंटरनल फोर्स आए। जैसे फिर से मैं समझाऊं तो अगर मैंने आपके ऊपर कोई लोड अप्लाई किया, 10 न्यूटन का लोड अप्लाई किया है, और आप अपने पोजीशन पे तभी खड़े हैं तब जब आपने इंटरनल फोर्स भी 10 न्यूटन का ही अप्लाई किया है, तभी आप अपने पोजीशन पे खड़े हैं। इसीलिए हम लोग यहां पे क्या दिखती है, यहां पे P बराबर A लिखे हैं। मतलब जैसे यहां पे भी हम लोग फोर्स P लगा रहे थे और स्ट्रेस निकालने के लिए भी यहां पे, जबकि ये होता इंटरनल फोर्स है, ये होता क्या है इंटरनल फोर्स, है ना। अब इंटरनल फोर्स होता कितना है, तो वो कितना होगा जितना हमने लोड अप्लाई किया उतना ही हमारा इंटरनल फोर्स आया, तभी बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में रहा। इसीलिए यहां पे जब हम फॉर्मूला में लिखते हैं या जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जब हमको स्ट्रेस निकालने के लिए बोलता है तो जो फॉर्मूला हम P बाई A लेते हैं उसमें, या F बाई A लेते हैं, तो F की वैल्यू क्या ले लेते हैं, जितना हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता और जो भी हमारा सेक्शन होता है उसका अगर हम लोग एरिया ले लेंगे तो हमारा जो है कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है पर्टिकुलर बॉडी का फाइंड होके आ जाएगा, राइट। ऐसा क्यों किया हम लोग आपको बता दिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंटरनल फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स होगा, तभी बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसीलिए आप जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे स्ट्रेस की जो फोर्स की वैल्यू लेंगे वो किसके बराबर लेंगे, जो भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर, राइट। वो तो जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको होगा। तो आई जस्ट होप सो कि आपको एक आइडिया हो गया होगा, इतना बोलने का पर्पस ये था कि आपको एक आइडिया हो गया होगा व्हाट इज दिस स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस क्या है, what stress is all about, क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मतलब अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि भाई साहब स्ट्रेस कितने तरह का होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक चीज और मेरा यहां पे स्किप हो गया है जो बताना रह गया हमारा, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी। तो स्ट्रेस बराबर आप जानते हैं होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। तो आप जानते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, या हम लोग किलो न्यूटन ले सकते हैं, या तो केजी में ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं। तो हम अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो फोर्स को हम किस में ले रहे हैं, न्यूटन में ले रहे हैं। और एरिया हमारा किस में हो सकता है, mm स्क्वायर में हो सकता है, मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं स्ट्रेस का, वो या तो लेते हैं, अगर मीटर में हम एरिया ले रहे हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, या तो हमारा इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें फोर्स की यूनिट और एरिया की यूनिट क्या दी हुई है, उस हिसाब से आपका यूनिट जो है वो डिसाइड होगा, राइट। अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर की बात करें तो हम लोग कई बार न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल भी कहते हैं, दैट इज MPa। याद रखेंगे 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मेगा पास्कल। तो कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर आपको स्ट्रेस दिया हुआ रहेगा तो कई बार हो सकता है स्ट्रेस की यूनिट मेगा पास्कल में भी दी रहे, कई बार हो सकता है कि स्ट्रेस जो आपको दिया रहे वो आपको किस में दिया रहे, वो आपको दे सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी दे सकता है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें लोड की क्या इंटेंसिटी है, और साथ ही साथ हमारा जो हमारा सेक्शन लिया गया होगा उसका डायमेंशन क्या, किस यूनिट में डायमेंशन उसकी ली हुई है। तो ये था हमारा इन शॉर्ट कहने का मतलब है स्ट्रेस से रिलेटेड इतना बड़ा डिस्कशन। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, कि हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कितने टाइप्स का होता है, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग, राइट। तो चलिए अगला हेडिंग आप देंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है और हेडिंग का नाम है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
स्ट्रेस कितने तरह का होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की हम लोग बात करें तो स्ट्रेस का जो बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है, स्ट्रेस को जो आप डिवाइड करते हैं वो दो बेसिस पे किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेस का जो क्लासिफिकेशन होता है या स्ट्रेस का जो डिवीजन होता है वो दो बेसिस पे किया जाता है। अब वो दोनों बेसिस क्या है उसको बारी बारी समझते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है स्ट्रेस का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से रहता है कि स्ट्रेस कितने तरह का होता है डिफाइन करके बताइए, तो आपका जवाब होगा कि स्ट्रेस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो बेसिस पे किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन करने का बेसिस जो होता है वो बड़ा सिंपल सब क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है हमारे पास, और वो बेसिस ये होता है पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग, के किस बॉडी पे किस टाइप का लोड हमारा एक्ट कर रहा है उसके बेसिस के ऊपर, और एरिया के बेसिस पे। आप दोनों को बारी बारी समझते हैं कि भाई साहब ये ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग हमारा जो स्ट्रेस होता है वो किस किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं, सबसे पहला जो दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कहने का क्या मतलब वो भी हम समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस हमारा दो तरह का होता है, अच्छे समझिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप। पहला जो हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। सबसे पहला जो हमारा होगा उसको हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसी इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम लोग कई बार नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस या इसको हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं या तो एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आपसे कोई पूछ रहा है डिफाइन द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, तो आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया स्ट्रेसेस आर ऑफ टू टाइप। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस, दूसरा हमारा हो जाएगा एक्चुअल स्ट्रेस या तो ट्रू स्ट्रेस। अब बारी बारी दोनों को हम लोग समझते हैं कि दोनों टाइप ऑफ स्ट्रेस में हमारा क्या क्या डिफरेंसेस आ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्ट्रेस की, इसको हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं और कन्वेंशनल स्ट्रेस भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग या तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी कहेंगे और या तो इसको हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं, नॉमिनल। अब ये इंजीनियरिंग या नॉमिनल स्ट्रेस बेसिकली क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल कोई बॉडी फॉर एग्जांपल दे दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे मान के चलिए कुछ हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पुशिंग नेचर का चाहे पुलिंग नेचर का, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बॉडी का फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लेंथ कुछ एल है और इस बॉडी का एरिया मान लेते हैं कुछ ए नॉट है, ठीक है। एरिया क्या है हमारे पास, ए नॉट है। मतलब हो सकता है अगर हमने कोई सर्कुलर सेक्शन लिया होगा तो उसका डाया कुछ डी होगा, उससे हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर से। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कोई बॉडी है जिसमें हमने कोई फोर्स अप्लाई किया पी नेचर का और उसका लेंथ हमने दिखा दिया कुछ एल है। अब इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस में क्या, सॉरी, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस या कन्वेंशनल स्ट्रेस भी इसको हम लोग कहते हैं। कैसे समझेंगे वो बेसिकली क्या है, देखिए सिंपली अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई बॉडी दे दे, उस पर अगर आपको इस टाइप कोई अगर बॉडी दे दे, अगर आपको उस पर कोई लोड अप्लाई कर दे और आपको बोले कि बताइए स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो रहा है ये फाइंड करके बताइए, तो आप जानते हैं कि स्ट्रेस निकालने का सिंपली जो आप फॉर्मूला लेंगे वो क्या लेंगे, इंटरनल फोर्स, या जैसे यहां पे हम लोगों ने पी से इंडिकेट किया है तो पी अपॉन एरिया लेंगे, ठीक है। सिंपली अगर आपको स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोलेगा तो फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस क्या आया, मतलब देखिए अगर हमको इस कंडीशन में, आप भी जानते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी दे देगा उस पर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप उस पर पुलिंग नेचर का फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या होगा, डिफॉर्म करेगा।
ऑब्वियस सी बात है कि उसका एरिया जो है हर पॉइंट पे चेंज होगा। जैसे अगर आप इसका अभी मान चलिए इसका अभी इनिशियल एरिया अगर ए नॉट है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इसके ऊपर आप लोड अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या होगा, डिफॉर्म करेगा तो उसके साथ ही साथ उस बॉडी का क्या होता है, एरिया हमारा क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है बॉडी में जैसे जैसे स्ट्रेचिंग आएगा तो। लेकिन अगर हमको स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोलता है, और अगर हम स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए यहां पे जो एरिया लेते हैं, वो एरिया अगर हम ये मानते हैं कि इस बॉडी में लोड लगने के वजह से एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, मतलब कि अगर हमको इस बॉडी का स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोलता, और अगर हम स्ट्रेस फाइंड करने में अगर हम यहां पे बॉडी का एक्चुअल ही एरिया लेके चलते, मतलब कहीं भी हर पॉइंट किसी भी पॉइंट पर अगर हमको स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोलता, और स्ट्रेस फाइंड करने में अगर हम इस बॉडी का एक्चुअल एरिया लेके कैलकुलेट करते स्ट्रेस को, मतलब हम ये नहीं मान रहे होते कि बॉडी का एरिया कुछ भी चेंज हुआ है, कुछ भी अमाउंट से चेंज हुआ है, तो वो जो स्ट्रेस निकल के आता उसी स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या कहेंगे उसको हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस। राइट तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमको निकालने के बोलेगा सिग्मा, तो हम सिग्मा कैसे निकालेंगे, कितना हमारा इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ जो कि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, और एरिया यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, ए नॉट ही ले लेंगे। हम लोग नहीं मानेंगे कि इस बॉडी का एरिया किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी समय चेंज हुआ होगा। तो इस टाइप के स्ट्रेस को कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब यहां पे अब आते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा हमारा है एक्चुअल, नाम से ही लग रहा है एक्चुअल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्रू स्ट्रेस। क्या है ये एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस? देखिए एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस कहने का सिंपल सा मतलब है, नाम से ही लग रहा है कि अगर हमको कोई बॉडी दे दे और उसमें अगर हमको स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोले, जब उस पर हमने किसी तरह का लोड अप्लाई किया हो, तो हम लोग एट अ गिवन कंडीशन, ऑब्वियस सी बात अगर उस पर हम पुलिंग नेचर का लोड लगा रहे होंगे तो बॉडी में क्या आ रहा होगा, इसका एरिया घट रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, या अगर हम उस पर कंप्रेसिव नेचर का लोड लगा रहे होंगे तो हो सकता है एरिया उसका बढ़ रहा होगा। तो अगर हम वो कंडीशन लेके चले, हम लोग ये माने कि बॉडी का एरिया या तो बढ़ा होगा या तो एरिया बॉडी का घटा होगा, अगर उस एरिया को लेके अगर हम स्ट्रेस फाइंड कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस हमारा आएगा क्या, एक्चुअल स्ट्रेस, या फिर हम लोग कहेंगे ट्रू स्ट्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है कि अगर हमको स्ट्रेस निकालने की बात करेगा तो स्ट्रेस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चेंज इन, मतलब हो सकता है हमारा ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए। ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए कहने का मतलब है हो सकता है हमारा एरिया कुछ अमाउंट से बड़ा हो, प्लस कर देंगे तो हो सकता है एरिया हमारा कुछ अमाउंट से बढ़ा होगा, माइनस कर देंगे तो हो सकता है एरिया हमारा कुछ अमाउंट से घटा होगा। तो अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेस हमारा निकला इस फॉर्मूला को यूज करके, वो हमारा आ गया एक्चुअल या फिर ट्रू स्ट्रेस। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जो हमारा स्ट्रेस निकलना चाहिए, जो कह सकते हैं जो स्ट्रेस हम लोग फाइंड करते हैं, वो हमारा कौन सा स्ट्रेस होना चाहिए, एक्चुअल। लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन में जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस को यूजुअली सॉल्व कर रहे हो ताकि अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये जब हम आगे न्यूमेरिकल वगैरह आपको बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये था हमारा इन शॉर्ट स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के हिसाब से इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस। अब हम लोग देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम लोग अब देखेंगे स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी दिया हुआ है उसके ऊपर किस किस टाइप का लोड एक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि मेरा जो स्ट्रेस होता है वो कितने टाइप का होता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो यूजुअली 3 तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग। सबसे पहला होता है हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, सबसे पहला हमारे पास होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। दूसरा हमारे पास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली 3 तरह का स्ट्रेसेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग, कि किसी बॉडी पे किस टाइप का लोड एक्ट कर रहा है उसके बेसिस से। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज दिस डायरेक्ट स्ट्रेस। ये डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी फॉर एग्जांपल दे दिया गया है, ठीक है, और अगर उस बॉडी का लेंथ फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास L है, और अगर इसके ऊपर हम कुछ किसी भी अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पुशिंग नेचर का चाहे पुलिंग नेचर का, तो अगर हमको स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोला जाए
इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल उसी के नॉर्मली अगर हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रेस कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उस स्ट्रेस को कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। मतलब हमने फोर्स कहां लगाया, अगर हम सिंपली बात करें, ठीक है, चलिए अगर हम डायरेक्टली बात करें डायरेक्ट स्ट्रेस की, तो डायरेक्ट स्ट्रेस बेसिकली हमारा सिंपली क्या हो गया, तो डायरेक्ट स्ट्रेस की सिंपली अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बॉडी दिया हुआ है जिस पे अगर हमने किसी तरह का फोर्स अगर अप्लाई किया है, और अगर इसी फोर्स के बिल्कुल नॉर्मली, अगर ये फोर्स है इसके बिल्कुल नॉर्मली अगर हमको स्ट्रेस निकालने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसके नॉर्मली अगर हमसे पूछ रहा है कि बताइए हमारा स्ट्रेस कितना आया, इस स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। क्लियरली डायरेक्ट स्ट्रेस क्या आपको समझ में आ गया। देन आफ्टर दैट आप समझते हैं व्हाट इज दिस बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस कहने का सिंपली मतलब ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है इस टाइप से, ठीक है, इस बॉडी पे अगर आपने किसी भी तरह का ट्रांसवर्स लोड अप्लाई किया है, लोडिंग पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्स लोड, अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसपे अगर हमने किसी तरह का ट्रांसवर्स लोड अप्लाई किया है, उसके वजह से ऑब्वियसली बॉडी क्या होगा, बेंड करेगा इस टाइप से। तो अगर बेंडिंग के वजह से अगर कोई बॉडी हमारे पास दिया हुआ है जिसमें किसी तरह का बेंडिंग वगैरह का कंडीशन आ रहा है, तो बेंडिंग के वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। इसका एक कंप्लीट यूनिट है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट एक टॉपिक ही पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर, कैसे कोई बॉडी में अगर बेंडिंग आता है तो उसमें कैसे स्ट्रेसेस इंड्यूस होता है, ये सारा। तो ये था हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। और लास्ट हमारा जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो लास्ट है वो है हमारा शियर स्ट्रेस। लास्ट है हमारा शियर स्ट्रेस। अब ये शियर स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी दे दिया गया इस टाइप से, फॉर एग्जांपल इस बॉडी के पैरेलली अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पैरेलली मतलब अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रही होगी, स्लाइड हो रही होगी, अगर इस टाइप का कोई कंडीशन आता है, अगर स्लाइडिंग के वजह से या किसी बॉडी पे अगर आपने पैरेलली फोर्स अप्लाई किया हो, उसके वजह से बॉडी में अगर किसी तरह का स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, उस स्ट्रेस को कहते हैं हम लोग क्या, shear stress। तो आई जस्ट होप सो कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसमें स्ट्रेसेस के बारे में और आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब शेयर स्ट्रेस का भी एक कंप्लीट टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे किसी बॉडी पे अगर पैरेलली फोर्स एक्ट करेगा तो उसमें किस टाइप का हमारा जो जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होगा वो कैसे इंड्यूस्ड होगा, कितना अमाउंट का इंड्यूस्ड होगा, ये सारा हम लोग जब ये टॉपिक को कवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे। अभी ये जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा इसमें हर जगह पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो नॉर्मल टू द सेक्शन हमारा नॉर्मल टू द लोडिंग होगा उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे इसको जो आगे की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नोट्स। तो अगर आप चाहें तो नोट्स यहां से कॉपी कर सकते हैं, ये हमारा नोट्स पार्ट है, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारा कुछ आई होप सो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से नोटेड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन की, जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि जैसे व्हाट इज मैकेनिक्स, कल हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज दिस मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू फोर्सेज। डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स कैसे हम लोग डिवाइड किए थे, कल हम लोगों ने बात की थी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एज वेल एज फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था किसको, मैकेनिक्स को। देन आफ्टर दैट यहाँ पे अब आते हैं हम लोग व्हाट इज द मैकेनिक्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या था। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो अप्लाइड साइंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाइड साइंस लिखना ज्यादा बेहतर होगा रादर देन अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, विद डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ए सॉलिड बॉडीज, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि इसमें हम लोग हर जगह पे सॉलिड बॉडीज की बात करते हैं। क्लियर है, तो आप चाहें तो यहां से नोटेड डाउन करते रहिए। सॉलिड बॉडी सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग एंड इंटरनल फोर्सेस डेवलप ड्यू टू दीज लोडिंग ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिकल। इसलिए हम लोगों ने, आप जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को पढ़ने का बेसिक पर्पस ये है कि हमको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि अगर कोई भी हम डिजाइन कर रहे हो, चाहे बिल्डिंग का, ब्रिज का, मशीन मोटार पार्ट्स का, तो हमको इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके हमको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो कि आप नोट कर रहे होंगे। अब यहां पे आ जाइए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसके बारे में स्टार्ट किया है, स्ट्रेस टॉपिक। व्हाट इज दिस स्ट्रेस?
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग ए प्रिज्मेटिक बार दैट इज लोडेड बाय एन एक्सियल फोर्स पी। ठीक है, इसका एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है। आई जस्ट होप सो आप चाहें तो ये फिगर को नोटेड डाउन कर सकते हैं। ये फिगर है जिसके बारे में बता रहा था आपको, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, इस टाइप से हम फोर्स लगाएंगे, अगर यहाँ पे हम कोई सेक्शन लेंगे, इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा लोड ऐड कर रहा होगा, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। ये फिगर से आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, तो आप चाहें तो कॉपी में इस फिगर को नोटेड डाउन कर सकते हैं, बहुत ईजी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। आई जस्ट होप सो, ठीक है, ताकि आप इसको नोटेड डाउन करते रहिए इजिली। यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्ट्रेस के बारे में, हाईलाइट करके लिखा हुआ है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा व्हाट इज दिस स्ट्रेस इज ऑल अबाउट। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस। ऑब्वियसली बात है, किस टाइप का फोर्सेस लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेस कैन बी, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो टेंसाइल भी हो सकता है और या तो वो हमारा कंप्रेसिव भी हो सकता है। और नेचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लोडिंग, किस टाइप का लोड हमारा एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे। क्लियरली, ठीक है। शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ेंगे। यहां हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है स्ट्रेस को। आप देख रहे होंगे स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे इंटरनल फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ आपको यूनिट क्लियरली दिख रहा होगा, स्ट्रेस का यूनिट दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, जिसकी बात हम कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आई जस्ट होप सो कि आपने नोटेड डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे आते हैं और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। कि हमारा जो स्ट्रेस हो सकता है उसका क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे था हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन, और दूसरा था नेचर ऑफ लोडिंग के बेसिस पे। ठीक है, आई जस्ट होप सो कि आप नोट कर रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाएंगे आप। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी मैं जस्ट बात कर रहा था, दो तरह का स्ट्रेस होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इसको नॉमिनल स्ट्रेस भी कहते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस, और इसको हम लोग ट्रू स्ट्रेसेस भी कहते हैं। क्लियरली, ठीक है, आपको आई गेस दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली, तो मैं बिल्कुल साइड हूँ। इसके बाद थोड़ा सा और हम ऊपर बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग स्ट्रेस आपको दिख रहा होगा क्या है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में आपने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन ए नॉट, वेयर ए नॉट के बारे में आपने क्या लिखा, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन। इसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस भी कर रहा था आपके सामने। क्लियर है? चलिए इसके बाद अब हम आते हैं एक्चुअल स्ट्रेस के बारे में, है ना। ये एक्चुअल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू आपने लिखा फोर्स अपॉन कैपिटल ए सफिक्स में स्मॉल ए, मतलब ये चेंज एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, वेयर आपने क्या लिखा, ए सफिक्स ए बराबर आपने लिखा ए नॉट प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। हो सकता है हमारा एरिया बढ़ भी गया हो सकता है हमारा एरिया घट भी गया हो। तो आई होप सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज। ठीक है, अब आई जस्ट होप सो कि आपने इसको नोटेड डाउन कर लिया होगा। इसके बाद अब आते हैं लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो लास्ट डिस्कशन हमारा यहाँ था। आई जस्ट होप सो आपको दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उस पर किस टाइप का लोड एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सबसे पहला हमारा है डायरेक्ट स्ट्रेस, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, नॉर्मल टू द लोड अगर हम बात करेंगे। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी दे दिया गया हो जिस पे अगर हम किसी तरह का लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसके वजह से बॉडी में अगर किसी तरह का बेंडिंग वगैरह क्रिएट हो रहा है, उसके वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है। और तीसरा हमारा है शेयर स्ट्रेस, कि अगर कोई बॉडी हमारे पास है उसके ऊपर अगर हम किसी तरह का पैरेलली अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसके वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट लेक्चर 1। जो हम लोग लेक्चर 1 देखें उसका कंप्लीट नोट्स, इसको आप वीडियोस को पॉज करके इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप सो कि आपने क्लियरली इसको लिख लिया होगा। मैं वापस एक बार स्क्रॉल कर दूं सारा। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस वाला पार्ट, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है, देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वाला पार्ट, देन आफ्टर दैट हमारा ये
स्ट्रेसेस का क्या होता है, स्ट्रेसेस इसका यूनिट्स वगैरह क्या होता है, वो वाला पार्ट। और लास्टली हमारा जो पार्ट आ गया वो ये फिगर वाला पार्ट आ गया है। और फिर हमारा यहाँ से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आ गया स्ट्रेस का, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पार्ट आ गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यही था इन शॉर्ट ओवरऑल डिस्कशन हमारा स्ट्रेसेस से रिलेटेड। आई जस्ट होप सो कि आपको समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रेसेस क्या होता है, स्ट्रेसेस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दो आपको दिख रहा है, स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेन। तो स्ट्रेसेस का एक कंप्लीट ये लेक्चर हो गया, स्ट्रेन का एक और लेक्चर आएगा इसके बाद। उसके बाद हमारा वीडियो थोड़ा सा ड्यूरेशन उसका बढ़ जाएगा, जिसमें हम लोग मेजर मेजर पार्ट्स को कवर करेंगे। तो सेकंड लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, पहले आप इसको देखें अच्छे से। इसमें कोई डाउट आपको अभी भी रह गया हो तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछिएगा कहाँ पे कौन सा डाउट है, और आप ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें, या जब हम डाउट लेक्चर करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे उस लेक्चर को, उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर पॉइंट को फिर से हम कवर कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं स्ट्रेन के साथ, और स्ट्रेन को फिर हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।